हेलो स्टूडेंट्स। ज्योग्राफर एजुकेश चैनल में पुनः आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि विभिन्न परीक्षाओं में या झारखंड से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी सीरीज के क्लास नंबर 9 में आज फिर से आप लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। इसका सारा क्वेश्चन झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची से लिया गया क्वेश्चन है। पूर्व वर्षों में पूछा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड राज्य की सीमा को छूने वाले कितने राज्य हैं? कहने का मतलब कि झारखंड जो राज्य है भारत के बीचों बीच, उसे कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 4 राज्य, 5 राज्य, 8 राज्य या 10 राज्य? तो इसका आंसर होगा 5 राज्य हैं जो इनके चारों तरफ से सीमाओं को छू रहे हैं। ये 5 राज्य कौन कौन है यहां लिखा हुआ है क्लियर कट में। इसको देखते हुए चलते हैं। जैसे बिहार है उत्तर की ओर, छत्तीसगढ़ है पश्चिम, और दक्षिण के पश्चिम और उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में उड़ीसा, और इसके पश्चिम में पूरब में पश्चिम बंगाल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड की सीमाएं पूर्व से पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार और दक्षिण में कौन से राज्य लगती हैं? उड़ीसा राज्य लगती हैं, तेलंगाना, चेन्नई या आंध्र प्रदेश? कौन से दिशा में? तो पूछ रहा है दक्षिण, दक्षिण दिशा में कौन से राज्य हैं? इसको अगर हम लोग इस मैप में देखें तो देखिए दक्षिण में कौन सा राज्य है? उड़ीसा। अगर यही पूछा जाए कि उत्तर में कौन सा है, देखिए एक ही क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बन सकता है उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। जहां अगर पूछ रहा है कि दक्षिण में कौन राज्य लगता है तो उड़ीसा। उत्तर भी तो पूछ सकता है ना। तो उत्तर में बिहार, पूरब में पश्चिम बंगाल, और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश, और दक्षिण और पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य दिख रहा है? छत्तीसगढ़। तो देखिए 1 2 3 4 5 राज्य है ना। तो पहला क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कितने राज्य इसको स्पर्श करते हैं, तो 5 राज्य। दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दक्षिण में कौन राज्य है, तो उड़ीसा। अब पूरा पूछे, पश्चिम पूछे, दक्षिण पूछे, कोई भी चीज पूछे, हम लोग तैयार रहेंगे उसके आंसर देने के लिए। ठीक ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। 2 क्वेश्चन तो हो गया। तीसरा, झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य, जो झारखंड जेपीएससी है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य मेंबर अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, राज्यपाल को देते हैं, मुख्यमंत्री को देते हैं, या महाधिवक्ता को देते हैं? किसे देते हैं? तो राज्यपाल को देते हैं। ठीक है। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा आराम से स्क्रीनशॉट करके, और अपने शॉर्ट नोट्स से तो ढेर सारा यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, उसको निकालिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देते हैं। लेकिन इसमें देखिए समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि कितने प्रश्न और भी निकल सकते हैं इस छोटे से पैराग्राफ से। ठीक है। उसको उसको भी चलिए देख लेते हैं, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। भारतीय संविधान के भाग 14 में
अनुच्छेद 315 और 323 में राज्य लोक सेवा आयोग की शक्तियों, सदस्य की नियुक्ति और उनकी बर्खास्तगी का उल्लेख किया गया है। यह भी पूछा जा सकता है किस अनुच्छेद में, तो 315 और 323। क्लियर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो यहां देखिए एक प्रश्न फिर निकल के आ रहा है कि नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्लियर। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब यहां झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। देखिए एक और प्रश्न निकलकर सामने आ गया। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन पूछने का तरीका से आपको कितने तरीके के क्वेश्चन के बारे में पता चल गया। यही इस पैराग्राफ से 1 2 3 4 तरीके के क्वेश्चन हम लोग के सामने स्पष्ट रूप से सामने आ गए। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पूछा जा रहा है पूरे राज्य झारखंड में कितने विधानसभा सीट हैं। विधानसभा सीट कितने हैं? 1 41, 2 72, 3 81, 4 90। कितने हैं? 81 सीट है। ठीक है। इसको भी अगर आराम से पढ़ेंगे तो देखिएगा कि इसमें कितने सारे प्रश्न और निकल रहे हैं जिनका प्रश्न घुमाकर हमसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक तो क्लियर हो गया कि 81। ठीक है। दूसरा 28 सीटें, देखिए इसको नोटिस कीजिए, 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 44 सीटें सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, सॉरी अनुसूचित सिर्फ जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 28 और अनुसूचित जाति के लिए 9। इसमें 26 सीटें जो हैं वो किन के लिए हैं? ठीक है। जबकि मात्र 2 सीटें भाजपा के लिए काबिज है। तो ये पार्टी को भी यहां बता दिया गया, यहाँ पे जाति को भी बता दिया गया। तो ये कितना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हो गया अपने आप में, अब देख लिए। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि विधानसभा में कितने सीटें हैं, और इसको तोड़ तोड़कर शॉर्ट नोट्स में बनाइएगा तो देखिएगा कि एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। झारखंड इनमें से किस पठार में स्थित है? देखिए यहां भौगोलिक संदर्भ में क्वेश्चन आ गया, किस पठार में झारखंड स्थित है? तो पहला कार्बी एंगलोंग पठार में, छोटा नागपुर पठार में, मालवा पठार में, या दक्कन पठार में। तो इसका आंसर है कहां स्थित है? छोटा नागपुर पठार में। क्लियर। आंसर मिल गया, आंसर 2। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। झारखंड के लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 10, 12, 14 या 16? कितने निर्वाचन सीट हैं? 14 सीट। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम लोग चलिए देख लेते हैं कि वो कौन से 14 निर्वाचन क्षेत्र हैं। चलिए इसको भी इस क्वेश्चन में हम आप लोग को दिखा देते हैं या बता देते हैं। तैयार है? चलिए इसका आंसर तो 3 हो गया, ये रहा। इसमें ढूंढिए 14 निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। देखिए कोडरमा, खूंटी, गिरिडीह, गोड्डा, जमशेदपुर,
दुमका, धनबाद, पलामू, रांची, राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, सिंहभूम और लास्ट हजारीबाग। देखिए तो इसको गिनकर क्या 14 है? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए कुछ कुछ छूट रहा है, कौन छूटा है? लोहरदगा छूटा है, देखिए 13 और चतरा 14। अब हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, पूरे झारखंड राज्य में 81 विधानसभा सीट हैं, जिनमें 28 सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है, जबकि 44 सामान्य व कितने सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? देखिए पिछले क्वेश्चन में ही जो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन में था वहीं से क्वेश्चन निकल कर आ गया। अब यहां पे हम लोग से पूछ रहा है कि कितने सीट कितने सीट अनुसूचित जाति के लिए? 6 सीट, 9 सीट, 10 सीट, 14 सीट, बताइए। तो आंसर 9 सीट 2 है ना। इसका भी एक्सप्लेनेशन पूरा दिया हुआ है, इसको भी आराम से एक्सप्लेनेशन को वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट करके पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है, कितने वर्ष का होता है? विधानसभा का, किसका? विधानसभा का यहां पूछ रहा है। जो राज्य स्तरीय कार्यकाल जो होता है कितने साल का होता है? 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का, 14 साल का। तो इसका आंसर है 5 साल का होता है। कैसे? इसको भी एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। ये रहा, इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये पूरा काम का चीज है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड की वर्षा कौन से मानसून प्रभावित होती है? कह रहा है कि झारखंड में जो वर्षा होता है ना, से मानसून प्रभावित होती है। किस मानसून से प्रभावित होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रभावित होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से प्रभावित होती है, संपूर्ण मानसून से, संपूर्ण माने इन दोनों, या कोई भी नहीं। तो हम लोग जब मानसून पढ़े हैं उसमें हम लोग बहुत डिटेल में इस दोनों मानसून के बारे में पढ़े हैं। और उसमें हम लोग क्या पढ़े हैं? ये पढ़े हैं कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है ये ग्रीष्म काल में आता है और ये शीतकाल में भारत में बनता है, ठीक है। जून से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर तक का काल, ठीक है। यहां पे पूछा जा रहा है कि झारखंड कौन से मानसून से प्रभावित होता है? झारखंड कौन से मानसून से प्रभावित होता है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रभावित होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रभावित होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 15
जून से 15 सितंबर का कार्यकाल, है ना। और ये कब आता है, अक्टूबर में आता है, 15 सितंबर टू 15 दिसंबर। कभी कभी ये जनवरी फरवरी तक में भी, फरवरी तक तो नहीं, जनवरी तक में रहता है प्रभाव इसका। ठीक है, तो यहां हम लोग दो चीज जाने कि जो ग्रीष्म काल मानसून है वो दक्षिण पश्चिम मानसून है, जो 15 से 15 सितंबर तक रहता है। और जो ग्रीष्म शीतकाल मानसून है वो उत्तर पूर्व मानसून है, सो कब, 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक रहता है। देखिए, एक प्रश्न में और भी प्रश्न के बारे में हम लोग जान गए। क्लियर। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित नहीं होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित नहीं होती है किससे किससे, लानिनो से, पश्चिम विक्षोभ से, वायु के उच्च दाब और निम्न दाब से, हिंद महासागर से। तो किससे प्रभावित नहीं होती है, तो ये नहीं प्रभावित होती है पश्चिम विक्षोभ से। पश्चिम विक्षोभ, ठीक है। पश्चिम विक्षोभ जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। इससे प्रभावित होती है। कौन प्रभावित होती है, उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, तो यहां पे प्रश्न क्या कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित नहीं होती है किससे, तो पश्चिमी विक्षोभ से। तो कौन प्रभावित होती है, तो इससे ये जान लें, भारत का जो उत्तर पूर्व मानसून होता है वो प्रभावित होता है। ठीक है, और ये कब आता है, तो ये शीतकाल में आता है, 15 सितंबर से दिसंबर तक। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि पश्चिम विक्षोभ से प्रभावित क्यों नहीं होता है। क्लियर। हल्का हल्का हम लोग एनालाइज करते रहते हैं, जानते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। देखिए, पश्चिम विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। यहाँ एक चीज और जानिए, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। भारतीय महाद्वीप के उत्तरी इलाकों में, कहा, उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले ऐसे तूफान को कहते हैं जो वायुमंडल की ऊंची तहों में भूमध्य सागर, आंध महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर से नमी लाकर उसे अचानक वर्षा और बर्फ के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान और नेपाल पर गिरा देता है। कैसे गिराता है, चलिए इसको समझ लेते हैं हम लोग। ये रहा। तो यहां जानने वाली क्या क्या बात है, देखिए ये जो है, ये है जेट स्ट्रीम। ये हमेशा ऐसे चलता है, ऐसे। ऐसे का मतलब क्या हुआ, ये हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर चलता है। क्लियर, एक चीज हम लोग देखें। दूसरा, ये जेट स्ट्रीम जो है ये कहां पर है, कहता है कि जेट स्ट्रीम जो है, जो भारत के ऊपर ऊपर निकल जा रहा है, यहां तक भारत है और ये ऊपर ऊपर निकल जा रहा है। तो जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में चलता है, मतलब क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में। धरती का जो पहला मंडल है ना, वो क्षोभ मंडल है। तो एक बात और समझ में आया, तो जेट स्ट्रीम के बारे में हम लोग क्या क्या जाने कि ये पश्चिम से पूरब बहता है। कहाँ बहता है, क्षोभ मंडल में बहता है, ऊपरी भाग में। होता क्या है कि जब उच्च दाब और निम्न दाब का प्रभाव जब होता है ना, जिससे कि हवा चलता है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तो सूरज जो जाड़ा में दक्षिणायन होने लगता है, तो सूरज का पोजीशन इस आसपास में हो जाता है। तो ये भाग ठंडा होने लगता है, जिसका प्रभाव क्या होता है, ये जेट स्ट्रीम थोड़ा नीचे हो जाता है।
और यहां पर हिमालय से टकराकर ऊपर की तरफ चीन तरफ निकल जाता है, और ये इधर से हिमालय से टकराकर भारत में प्रवेश कर जाता है, और यहां से प्रवेश करते हुए यहाँ बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी से होते हुए और नमी और आर्द्रता लेते हुए ये दक्षिण भारत के इस भाग में बारिश करता है। ठीक है, और ये बारिश क्यों करता है? सिर्फ यहाँ का प्रभाव, बंगाल की खाड़ी का प्रभाव इस पर नहीं रहता है। तो पीछे बताया गया कि देखिए रास्ता में इसको कौन कौन सा जगह मिल रहा है। रास्ता में इसको भूमध्य सागर मिल रहा है, कैस्पियन सागर मिल रहा है, काला सागर मिल रहा है। ये सब से नमी लेते हुए क्या होता है कि यहाँ पर आकर भारत में टकराता है। कुछ भाग तो चीन तरफ निकल जाता है और कुछ भाग भारत में प्रवेश करते हुए और नमी को लेता है इस जगह पर, किससे? बंगाल की खाड़ी में, और उसके बाद यहां से दक्षिण भारत में बारिश करता है। क्लियर? तो जेट स्ट्रीम क्या है, क्षोभ मंडल क्या है, इसको हल्के हल्के में हम लोग यहाँ सीख लिए, कुछ समझ लिए, जिससे कि प्रभावित होता है। और हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि निम्न में से किससे दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित नहीं होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ से नहीं होता है। तो पश्चिम विक्षोभ से यहाँ एक प्रश्न और निकल सकता है कि तो पश्चिम विक्षोभ से इससे कौन सा मानसून प्रभावित होता है? तो क्लियर हो गया कि उत्तर पूर्व मानसून प्रभावित होता है, और दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित नहीं होता है। हिंद महासागर से होता है, ये ऐसे भारत है, नीचे में कौन सा है? इंडियन ओशन है, माने हिंद महासागर। और जब गर्मी के दिन में ये हाई प्रेशर बेल्ट प्रवेश करता है कहाँ? भारत में। लो प्रेशर, जब यहाँ पे ताप पूरा बढ़ा रहता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि देखिए हाई प्रेशर और उच्च दाब और निम्न दाब, यस, इससे प्रभावित होता है। नमी किससे लाता है? इंडियन ओशन से, इसका मतलब यस, हिंद महासागर से प्रभावित होता है। और ये जो ला नीनो है, जिसका प्रभाव इधर से आते हुए हिंद महासागर में आता है, तो यस, इस ला नीनो को प्रभावित करता है। यहाँ प्रश्न पड़ता है, ला नीनो का उल्टा होता है एल नीनो। क्या? एल नीनो। इसके आने से भारत के मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ देखिए कितना चीज सीखने को मिल गया कि किससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है भारत पे मानसून पे, तो एल नीनो से। ठीक है, पश्चिम विक्षोभ को भी समझ लिए। एक ही प्रश्न में हम लोग कितने सारे चीज को समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य की सीधी किरणें झारखंड में कब पड़ती हैं? सूर्य की सीधी किरणें झारखंड में कब पड़ती हैं? सूर्य की सीधी किरणें झारखंड में कब पड़ती हैं? कहाँ? झारखंड में। यही प्रश्न है। झारखंड के ठीक बीचों बीच से हम लोग को पता है कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और कितने डिग्री पे गुजरती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ से। ठीक है, अब बताइए 21 मार्च को, 31 मई को, 21 जून को और 31 दिसंबर को, ये 4 डेट दिया है। हम लोग को यह पता है कि यहां जब सूरज है, इसकी सीधी किरणें कर्क रेखा पर कब पड़ती हैं? जब ये सूरज उत्तरायण होता है। कब? 21 जून को। क्या होता है? जब ये सूरज
क्या होता है? उत्तरायण होता है। पढ़े हैं हम लोग आईटीसी जेड के पूरे चैप्टर में, मानसून के चैप्टर में, जब सूरज उत्तरायण होता है माने धरती के धरती के उत्तर में होता है। किसके? धरती के उत्तर में होता है। और उत्तर में 23.5 डिग्री, देखिए नॉर्थ लिखा है, तो ये याद करने वाला है। 21 जून को ये सूरज यहां पर सीधी चमकती है। ठीक है। और झारखंड कर्क रेखा पर है, तो इसका आंसर क्या होगा? 21 जून इसका आंसर होगा। लंबा विषय है, इसको बाद में समझाएंगे कि कब विषुवत रेखा पर पड़ती है, कब मकर रेखा पर पड़ती है। फिलहाल यहाँ पे एक मैप के थ्रू हम आपको बता देते हैं, इसको कभी पूरी तरीके से पढ़ेंगे बाद में। देखिए 21 जून और 22 दिसंबर के बारे में यहाँ लिखा हुआ है ना? तो ये भूमध्य रेखा से सबसे दूरी पर होती है। 21 जून के बारे में पूरा डिटेल है कि भूमध्य रेखा से सबसे उत्तर की ओर होती है, मैंने अभी बताया ना, उत्तरायण होती है, सबसे उत्तर में होती है, मैंने उत्तरायण होती है। और यहीं के बाद 21 जून को ये कर्क रेखा पर सीधी चमकती है। फिर अगले पॉइंट पे यहाँ बताया गया है 22 दिसंबर के बारे में, जब सूरज कहाँ पड़ती है? सूरज मकर रेखा पर पड़ती है। और मकर रेखा कहाँ, कितने डिग्री पर है? तो 23.5 डिग्री साउथ माने दक्षिण। मतलब सूरज जब दक्षिणायन होती है तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ती है। ठीक है। और क्या होता है उस बीच में, उसके बारे में देखिए यहाँ डिटेल लिखा हुआ है। किस भूमध्य रेखा से सबसे दक्षिण में होता है। तो सूरज जो है इन्हीं तीन रेखाओं के मध्य में भ्रमण करती है, जिसको हम लोग इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं आईटीसी जेड। है ना? ये है 0 डिग्री, और ये है कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा। इसके बारे में डिटेल बाद में बताएंगे, पहले भी बहुत क्लासेस में बता चुके हैं। ठीक है। चलिए, इतना समझने के बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इस मैप को भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसमें सब बताया गया है। ये 21 मार्च को, है ना, और 23 सितंबर को कर्क रेखा पर, 21 जून को और 22 दिसंबर को क्रमशः 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। समझने के लिए हम एक मैप भी दे दिए हैं, जैसे रोटेशन के साथ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य से 23.5 डिग्री, अभी तुरंत पीछे पढ़ रहे थे हम लोग, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना, यानी कि कर्क रेखा। देखिए एक ही प्रश्न में दो चीज बताया गया कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा गुजरती है झारखंड से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, जम्मू कश्मीर से। तो अभी तुरंत ही देख रहे थे कि कहां से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। झारखंड से के साथ साथ अन्य और 7 जिलों राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है। उसको भी यहाँ चलिए समझा ही देते हैं, ये दिखा देते हैं आप लोगों को, है ना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से गुजरती है, और वो 8 राज्य कौन कौन है? उन सारे 8 राज्य ये हैं, गुजरात, राजस्थान, देखिए गुजरात कहाँ है, यहाँ है, राजस्थान यहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, मध्य प्रदेश यहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है, छत्तीसगढ़ यहाँ है, झारखंड कहाँ है, तो देखिए झारखंड यहाँ है,
पश्चिम बंगाल कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल यहाँ है। त्रिपुरा कहाँ है? तो त्रिपुरा यहाँ है। मिजोरम कहाँ है? तो मिजोरम यहाँ है। तो कुल मिलाकर ये इन्हीं 8 राज्यों से गुजरती है। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, झारखंड के सीरीज को बढ़ाएंगे और अभी बहुत सारे क्वेश्चन को देखना है। पहला टारगेट हम लोग 1000 का बनाए हैं, 1000 क्वेश्चन को अचीव करना है। और इतना बार इसको देखिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि इससे बाहर परीक्षा में आपसे कुछ पूछा ही नहीं जा सकता। ठीक है? क्लासेस में तो हम सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को बता ही चुके हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड बाय।